हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं TGT, PGT, एस्टेट और HPSC स्क्रीनिंग और UGC नेट। अभी फिलहाल इन्हीं तीनों की तैयारी यहाँ पर चल रही है। HPSC PGT हिंदी की तैयारी भी हमने अपने चैनल पर करवा रखी है। तो जो भी कैंडिडेट इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम रीतिकाल के MCQs करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि TGT, PGT, एस्टेट का जो हिंदी साहित्य का सिलेबस दिया गया है HBSC के द्वारा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अभी तक 34 क्लासेस डाल दी हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नया जुड़ता है तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन पर प्रेस कर ले। उसके बाद चैनल पर जाएं और चैनल की प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो TGT, PGT, एस्टेट 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर ये सभी वीडियोस आपको एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम रीतिकाल के टॉप 50 MCQs करेंगे और जो पहले के 50 हैं वो मैं डाल चुकी हूँ। आज हमारी इसी की रीतिकाल की सेकंड क्लास होगी जो कि MCQ से रिलेटेड है। तो ये था आज की इस वीडियो में और शुरुआत करते हैं अविलंब। तो सबसे पहले यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हमने रीतिकाल अपने चैनल पे पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, तो मैं बता देती हूँ। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल कंप्लीट हो चुका है और अब हमने शुरुआत कर रखी है आधुनिक काल। और आधुनिक काल को भी गद्य और पद्य के विकास के आधार पर, पद्य के विकास पर हमने भारतेंदु युग कर लिया, द्विवेदी युग कर लिया, छायावादी युग हो गया। और कल जो मैं वीडियो डालूंगी वो आपकी प्रगतिवाद की डालूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम एस्टेट के लिए हिंदी साहित्य पढ़ चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट एस्टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे वो TGT या PGT हो, TGT वाले ये ना सोचे कि मैम तो ये PGT की डाल रही है, दोनों का हिंदी साहित्य सेम है। और जो कैंडिडेट एस्टेट का पेपर देगा, जो PGT का देगा वो TGT का भी देगा, जो TGT का देगा वो PGT का भी देगा। तो जिसका, जो मैं PGT लेवल का पढ़ा रही हूँ, तो जो PGT लेवल का पढ़ेगा तो TGT चुटकियों में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो शुरुआत करती हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर की। तो सब, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले 50 क्वेश्चन जो है यहाँ तक मैं डाल चुकी थी और 50 नंबर पर 50वां प्रश्न है, कौन सा काव्य ग्रंथ भूषण कृत नहीं है। तो देखो, थोड़ा सा रीतिकाल के बारे में अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं, सभी वीडियोस के अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको पता होगा कि रीतिकाल के मैंने बताया था कि अनेक विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग नाम दिया। तो रीतिकाल को जो रीतिकाल नाम है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। और उस समय की जो प्रधान प्रवृत्ति थी लक्षण ग्रंथ लिखने की, उसी को मद्देनजर रखते हुए रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, तो सभी ने जो अलग अलग नाम दिया वो भी मैंने बताया था। फिर से जो रीतिकाल की समय सीमा है वो 1700 से 1900 विक्रम संवत है, विक्रम संवत है इसके साथ। और विक्रम संवत में से अगर 57 माइनस करेंगे तो आपका ईस्वी में ये सन निकल कर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से अगर आपसे सन पूछे कि रीतिकाल की समय सीमा क्या है तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब शुरुआत करती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने सभी वीडियोस में रीतिकाल के बारे में बहुत पढ़ाया और इससे पहले जो टॉप 50 MCQs किए थे उसमें भी मैंने सब कुछ सारी बातें बता रखी हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि 7 और 8 दिसंबर को डेट जो है तय हो चुकी हैं एस्टेट की। तो एक महीना भी हमारे पास नहीं बचा है। कौन सा काव्य ग्रंथ भूषण कृत नहीं है, तो भूषण पर आ गए थे हम। तो इनमें से 4 रचनाएं आपके पास दी हुई हैं, इसमें से ये बतानी है कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है। तो मैंने आपको बताया था, एक तो 76 के दशक में उसमें दरबार में भी रहे थे भूषण कवि, और शिवराज जो थे उसके दरबार में भी रहे थे, दोनों राजाओं के दरबार में रहे। और उस समय के जो कवि थे वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के लिए लिखते थे। ठीक है, वही ये उनका काव्य कहलाया। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी दोनों एक के नाम से हैं और छत्रसाल दशक, तो ये तीनों जो रचनाएं हैं ये शिवराज भूषण की हैं। मगर क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा है, आपको ये ध्यान रखना है। तो कवि प्रिया जो है ये इनका नहीं है। तो कवि प्रिया जो रचना है ये केशव की है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 51 का आंसर आपको सही आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 51 का, भूषण स्थिल अंग, भूषण शिथिल अंग
विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मान लो इन पंक्तियों का आपको अर्थ नहीं आता, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो, ये देखना है कि क्या हो सकता है। जैसे कि यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार में क्या होता है कि एक जैसा ही शब्द आपको इन पंक्तियों में 2 बार मिलेगा और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, स्थिल और शिथिल ये दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, 2 बार आ रहे हैं। विजन और विजन, ये मोटी ट्रिक बता रही हूं मैं आपको यमक अलंकार को पहचानने की। तो प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा? यमक अलंकार। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है, सीधा आंसर पर टिक करना है। भूषण के काव्य में किस रस के, अगर ये आप अलंकार पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगी कि आप सीधे पंक्तियों को देखकर ही टिक करेंगे, लेकिन तभी, क्योंकि अलंकार मैंने डिटेल से तो पढ़ा रखे हैं। अगर आप ट्रिक चाहते हैं सीधी कि मैम ट्रिक बताइए ताकि हम पंक्तियों को देखते ही आंसर टिक करें, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अलंकार दोबारा से करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण के काव्य में किस रस की प्रधानता है? अब आपको पता होगा, मोटे तौर पर आपको तुक्का मारना है। जैसे कि भूषण की जो रचनाएं हैं वो वीर परक रचनाएं हैं। जब वीरता परक रचनाएं इन्होंने लिखी तो वीर रस, स्वाभाविक सी बात है कि वीर रस मिलेगा। सीधा ये कि ये रीतिकाल का यही एक कवि है जिसने वीरता परक काव्य लिखा। तो भूषण के काव्य में किस रस की प्रधानता मिलेगी? वीर रस की प्रधान। प्रश्न नंबर 52 का बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रीतिकाल की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध वीर रस में कविता करने वाले रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकाल की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध, प्रश्न को समझो। रीतिकाल में प्रवृत्ति क्या थी? नखशिख वर्णन, श्रृंगार वर्णन, लक्षण ग्रंथ लिखना। लेकिन इन सभी मूल प्रवृत्तियों के विरोध में जाकर और भूषण ने रचना लिखी वीर रस से संबंधित। तो वीर रस से संबंधित कविता करने वाला कवि कौन था? भूषण था। अगर ये बातें मैं आपको बता रही तो आप देखते ही टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कौन सी विशेषता भूषण के काव्य में है? तो देखो, एक तो क्या है? वीर रस की प्रधानता, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी पहले 2 प्रश्नों में पढ़ी। शिवाजी के शौर्य का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, तो मैंने कहा था कि शिवाजी इनके आश्रयदाता थे, इसलिए इन्होंने दोनों की वीरता परक ग्रंथ लिखे। शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में ये रहे थे भूषण। राष्ट्रीयता, जब वीर परक रचना लिखी हैं तो राष्ट्रीयता की भावना इनमें रही। तो ये सभी ऑप्शन जो 54 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भूषण के काव्य में ये सारी प्रवृत्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। भूषण की काव्य कला में कौन सा गुण नहीं है? भूषण की काव्य कला में कौन सा गुण नहीं है? गुण बताना है आपको। तो अब बताना है आपको प्रश्न नंबर 55 का। देखो, अलंकार योजना। अलंकार योजना तो जो रीतिकाल के कवि थे उनके सभी काव्य में आपको देखने को मिलेगी। वस्तु वर्णन भी लगभग सभी में देखने को मिलेगा। वीर रस की योजना तो भूषण और वीर का तो इनका संबंध है ही, ये मैंने अभी आपके सामने चर्चा की। भाषा का अनुपम सौंदर्य, तो ये जो है प्रश्न नंबर 55 का, इन्होंने ये कहा है कि काव्य कला का कौन सा गुण नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, भाषा का जो अनुपम सौंदर्य है, मतलब इन्होंने भाषा को सजाने धजाने के ऊपर ज्यादा वो नहीं डाला इतना, ठीक है। तो ये गुण इनके काव्य का नहीं है, बाकी ये तीनों गुण इनके काव्य के हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला कवि आता है रीतिकाल का घनानन। और घनानन, अब आपको बताऊं कि रीतिकाल को जो है, इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले एक थोड़ी सी बात आपको बताऊंगी कि रीतिकाल में 3 धाराएं प्रचलित थी, यानी कि रीतिकाल के जितने भी कवि थे उनको 3 धाराओं में विभाजित किया। तो ये भी मैंने जब पहली क्लास आपको पार्ट 1 पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि डॉक्टर नगेंद्र ने किस किस कवि को किस धारा के अंदर लिया है, अलग अलग सबका मैंने अलग अलग बताया था। तो 3 धाराएं थी, एक तो रीति मुक्त, एक रीति सिद्ध, तो मैं यहाँ सिद्धि लिख देती हूँ, और रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। तो रीतिबद्ध तो वे थे जो रीति लक्षण ग्रंथ लिख रहे थे, और रीति मुक्त वे कवि थे जो उन्होंने रीति परंपरा का उन्हें ज्ञान तो था लेकिन उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा।
ये जो थे रीति मुक्त जो कवि थे, इनको स्वच्छंद कवि भी कहा जाता है। इन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी, अपने विचारों को प्रधानता दी और स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले इन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे। तो रीति मुक्त के अंदर कौन कौन से कवि आ जाते हैं? और रीति सिद्ध के कवि ये थे कि इन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं में इन लक्षणों को मतलब पूरा भरपूर उनका प्रयोग किया। तो रीति सिद्ध के अंदर एक बिहारी एकमात्र आ जाते हैं, बिहारी सतसई जिन्होंने लिखी। और रीति मुक्त के अंदर अब हम बात करें, रीति मुक्त के अंदर प्रमुख रूप से 4 कवि आते हैं, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। ये ऋतु मुक्त या स्वच्छंदतावादी कवि भी इनको कहा जाता है। तो घनानंद जो है रीति काल की किस धारा के कवि हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर बताना। तो ये रीति मुक्त धारा के कवि थे। तो रीति मुक्त में 4-5 नाम याद रखने, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। इनका नाम भी किसी किसी बुक में द्विजदेव भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जब मैंने HPSC का इंटरव्यू दिया था तो इंटरव्यूअर जो कमेटी थी उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा था, घनानंद के बारे में काफ़ी मुझसे पूछा था, पंक्तियां भी पूछी थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। घनानंद का जीवन काल आपको बताना है। तो जीवन काल तो शायद ही आपके किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 57 का जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर हो जाएगा। घनानंद का जन्म 1670 में, मृत्यु 1729 ईस्वी में हुई। घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? देखो, घनानंद की प्रेमिका का नाम आपको बताना है। प्रश्न नंबर 58 का सुजान इनकी प्रेमिका थी और सुजान को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने काफी रचनाएं भी लिखी। प्रश्न नंबर 59 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इनमें से रीति मुक्त स्वच्छंद धारा का कवि कौन नहीं है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि रीति मुक्त को क्या कहा जाता है? स्वच्छंद धारा भी कहा जाता है, स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा जाता है। तो रीति मुक्त जो कवि थे घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। घनानंद, बोधा और ठाकुर। तो कौन बच गया? अब इस प्रश्न में क्या पूछा है? रीति मुक्त स्वच्छंद धारा के कवि नहीं है बताना है। तो नवनीत चतुर्वेदी नहीं है। ये तीनों हैं। तो बहुत ही ऑप्शन के साथ आपको प्रश्न करने हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार जमकर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की है? अब देखो, रीति मुक्त जिसमें घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर आते हैं, उस वाली धारा की विशेषता बतानी है आपको। तो स्वच्छंद प्रेम का चित्रण, ये मैंने आपको बिल्कुल रटवाई दिया है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग। प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर बताना है कि कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य की है। तो स्वच्छंद प्रेम का चित्रण यस था। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल सही है। और विरह वर्णन की प्रधानता तो बिल्कुल इसमें रही है। तो उपयुक्त सभी जो है रीति मुक्त काव्य की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अति सूदो स्नेह को मार्ग, ये पंक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक नहीं कई एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। यह पंक्ति किस कवि की है? अति सूदो स्नेह को मार्ग, इन्होंने कहा कि स्नेह यानी कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा है। ये पंक्ति है घनानंद की, से रट लेना, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब बात करेंगे कि घनानंद के काव्य में प्रधानता किसकी है। घनानंद के काव्य में किसकी प्रधानता है? प्रश्न नंबर 62 का बताना है। कृष्ण भक्ति की, वीर रस की, नीति की या वियोग श्रृंगार की? देखो, ये इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है कि प्रधानता है वियोग श्रृंगार की। अगर नीति की पूछे, अब वीर रस की प्रधानता किसके काव्य में थी? भूषण के काव्य में थी। नीति किस में था? इसमें बिहारी की उसमें थी, काव्य में था। तो बच क्या गया? वियोग श्रृंगार की प्रधानता। वैसे तो कृष्ण भक्ति के भी पद इन्होंने लिखे, लेकिन प्रधानता पूछी है। तो प्रश्न नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी विशेषता स्वच्छंदतावादी काव्य की नहीं है? अब बताना, वही स्वच्छंदतावादी मतलब रीति मुक्त काव्य की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है। प्रश्न नंबर 63 बताना है। इंद्रियानुभूति के स्थान पर हृदयानुभूति की प्रधानता होना, मतलब इंद्रियां, आप सभी जानते हैं इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो भी हमारी हैं, इन इंद्रियों के स्थान पर इन्होंने किसको स्थान दिया? हृदय की अनुभूति को। और जिन्होंने हृदय की अनुभूति को स्थान दिया उसी का नाम था स्वच्छंदतावादी।
जैसे कि रीतिमुक्त धारा के जो 4 कवि हैं, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, इन्होंने इंद्रिय अनुभूति को स्थान न देकर हृदय अनुभूति को दिया। इंद्रिय अनुभूति को है जिसने आंखों, मान लो आंखों ने कुछ देखा और उसी के सौंदर्य का वर्णन करने लगे, लेकिन स्वच्छंदवादी कवियों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, हृदय की अनुभूति को प्रधानता दी। तो ये इसकी बिल्कुल सही है। काव्य की नहीं है पूछा है आपसे, ये इसकी विशेषता है। आत्म प्रधानता और व्यक्ति परकता का होना, ये भी इसकी विशेषता है स्वच्छंदतावाद की। प्रश्न नंबर 63 बताना है आपको। अगर इस तरीके से आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से पूरी नॉलेज आपको हो जाएगी रीतिकाल की। चमत्कार प्रदर्शन की भावना होना, देखो घनानंद जो स्वच्छंदतावादी कवि थे ना, इनका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि हम अपने काव्य में चमत्कार का प्रदर्शन करें, तो ये इसकी नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऑप्शन डी को पढ़ लेते हैं। भाव प्रधान अधिक होना, जब हृदय अनुभूति होगी तो भाव की प्रधानता बिल्कुल होगी। ठीक है, भाव समझते हो ना, जिसे इमोशंस कहते हैं। प्रश्न नंबर 63 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के इतने सारे कवियों के बीच घनानंद ही अपने आंसुओं से रो रहे हैं। मतलब इतने हिंदी के बहुत सारे कवि हुए, लेकिन घनानंद जो है अपने खुद के आंसुओं से रो रहे हैं। मतलब उन्होंने खुद की विरह व्यथा को व्यक्त किया है अपने काव्य में, किराए के आंसुओं से नहीं। ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर बताना है। तो आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 64 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते हैं। ये कथन है किसी के कहे भी, तो हूबहू आपको याद रखने हैं, इनमें कुछ भी हम तरोड़ मरोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 65 और 65 का सही आंसर बताना है। रावरे रूप की नीति अनूप, जो जो लागत जो जो निहारिये। इस पंक्ति में रावरे शब्द का प्रयोग किसके लिए कवि ने किया है? तो ये किसके लिए किया है? सुजान के लिए किया है। ठीक है, रावरी रूप की नीति अनूप, न्यो न्यो लागत जो जो निहारिये, तो ये सुजान के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 65 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न नंबर 66 और प्रश्न नंबर 66 का सही ऑप्शन आपको बताना है। अरे निर्दयी तोई दया उपजाई हो से क्या व्यक्त होता है? अरे निर्दयी तो ही दया उपजाई हो, तुझे अब दया आई है। इसका मतलब ये है, अरे निर्दयी अब तेरे हृदय में दया आई है। तो प्रिय निर्दय है, और इसके से क्या व्यक्त होता है ये बताना है आपको कि इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या व्यक्त किया है। कि प्रिय निर्दय है, प्रेमी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, प्रेम की एक निष्ठता एवं अन्यता है। ये सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये सभी इससे व्यक्त होते हैं इन पंक्तियों से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। घनानंद ने किस भाषा में काव्य रचना की? अब ये बताना है प्रश्न नंबर 67 का। तो बताना है घनानंद ने अब्रज भाषा में। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। देखो रीतिकाल के जितने भी कवि थे 99% रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में की गई हैं। तो मोटे तौर पर भी अगर आप टिक मारते हैं तो पूरे ही रीतिकाल की जो भाषा है वो ब्रज भाषा रही। तो रीतिकाल के अंदर ही घनानंद आते हैं। तो घनानंद की किस भाषा में काव्य रचना की? ब्रज भाषा में की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 68 और इसका बताना है प्रश्न नंबर 68 या 68 का सही आंसर बताना है। भाषा के लक्षक और व्यंजक, लक्षक बना है लक्षण से और ये व्यंजक, ठीक है, व्यंजना शब्द शक्ति और लक्षण आपने पढ़ी होगी। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी जानकारी इन्हीं को थी। घनानंद के विषय में ये कथन किसका है? तो भाई ये किसी का भी कथन है, हूबहू इसको ध्यान रखना है कि घनानंद के बारे में ये कथन किसने कहा। तो 68% का सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 और प्रश्न घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मोरियो पीर हिये परसों में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 69 का बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरियो पीर हिये परसों, तो इसमें श्लेष अलंकार है 69। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
अब देखो थोड़ा सा अगर आप ऑप्शन कट करेंगे तो यमक, यमक के लिए मैंने बताया कि दो शब्द एक जैसे मिलेंगे, तो दो शब्द यहाँ पर एक जैसा कोई भी नहीं था, तो ऑप्शन ये कट हो जाता है। संदेह, संदेह यहाँ पर इन पंक्तियों में आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। और प्रदीप का मतलब होता है उल्टा, और ये प्रतीक का उल्टा होता है, तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पर स्लेश बच जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 का सही आंसर बताना है आपको। प्रश्न नंबर 70 का, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो उस ट्रिक से अगर आप पहचानेंगे, आपको इसका मीनिंग भी नहीं समझना। काहू कल पाए, कल कल दो शब्द आए हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है, तो यमक अलंकार है। इस तरीके से आपको बिल्कुल आपके अलंकार भी पक्के हो जाएंगे। घनानन की भाषा की विशेषता नहीं है, ये बताना है प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर। तो लाक्षणिकता तो भाई सभी में थी लगभग। ब्रज भाषा शब्दों की तोड़ मरोड़ और उक्ति वैचित्र्य, तो खड़ी बोली का प्रयोग जो है इसमें रीतिकाल में नहीं हुआ था, तो घनानन की भाषा की विशेषता नहीं है पूछा है, तो खड़ी बोली का प्रयोग नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न कवियों को काल आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब मैंने आपको पढ़ाई थी वीडियो में, तो बताया था कि आपको जो नोट्स हैं बिल्कुल क्रम से बनाने हैं, कि किस कवि का जन्म सबसे पहले आ रहा है, किसका बाद में आ रहा है, उसी के हिसाब से आपको कवि लिखने हैं और उनकी रचनाएं लिखनी है। तो प्रश्न नंबर 72 का सही आंसर बताना है चिंतामणि। सबसे पहले मैंने तो एक ट्रिक बना, चिंतामणि बिहारी भूषण देव घनानन, तो इस तरीके से मैंने अपने नोट्स में बना रखा था और मुझे हमेशा याद रहता है केशव बिहारी चिंतामणि भूषण देव घनानन। केशव, केशव के बाद बिहारी, केशव बिहारी चिंतामणि भूषण देव घनानन। तो अब आप बताइए आपको कौन सा लग रहा है। मैंने बताया चिंतामणि केशव बिहारी भूषण देव घनानन, ठीक है, घनानन। तो बताइए सबसे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 72 का। तो इसमें ये मेरे ऑप्शन के हिसाब से मुझे सही लग रहा है ऑप्शन बी जो है इसका, बिहारी भूषण देव घनानन, और केशव होता तो वो सबसे पहले आ जाता। ठीक है, बढ़ते हैं, और चिंतामणि भी होता तो वो भी पहले आ जाता। उसके बाद है इसमें आपको कूट भी दिखाने होंगे। प्रश्न नंबर 73 का सही आंसर बताना। मैं थोड़ा सा आपको छोटा करके इसका सही आंसर बता देती हूँ। अब मैंने ये बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न आपको कैसे करने हैं। प्रश्न नंबर 73 का सही ऑप्शन आपको बताना है। तो बताना है कि विरह वारिस किसकी है, विरह वारिस किसकी है, बोधा की है। तो ए का तीसरा, और अब ए का जो तीसरा है एक ही ऑप्शन में है, और बिल्कुल आसान हो गया हमारे लिए टिक लगाना। विज्ञान गीता मैंने बताया था, विज्ञान गीता जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, तो ये सारी किसकी रचनाएं थी, केशव की थी। तो सी का ए, सी का ए, अब सी का ए तो दो जगह था, लेकिन हमारा पहले से ही डिसाइड हो चुका है कि ए का तीसरा है। उसके बाद आपको बी का बताना है, श्रृंगार लतिका, तो बी का हो जाएगा चौथा, और ये द्विजदेव की है। और जो बच गया अलंकार प्रकाश, ये भूषण की है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। घनानन का प्रेम किस प्रकार का प्रेम है, ये बताना आपको। प्रश्न नंबर 74 का सही आंसर बताना है। उभयनिष्ठ प्रेम, विषम प्रेम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 74 का सही आंसर हो जाएगा विषम प्रेम इनका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घनानन किस राजा के दरबार में मीर मुंशी थे, ये बताना है आपको। प्रश्न नंबर 75 का सही आंसर बताना है। तो घनानन जो है मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकार अव्यवस्थित है, ये कथन किस समीक्षक का है, यानी कि किस आलोचक का है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। ओज मैंने बताया, ओज के साथ तो वीरता अपने आप आ जाएगी। ठीक है, वीरता परक भूषण की बताया था, लेकिन जो ओज की मात्रा है वो अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है। तो ये बताना प्रश्न नंबर 76 का। तो ये कथन किसका है, प्रश्न नंबर 76 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बिल्कुल इन कथनों को सेम टू सेम आपको पढ़ना है। प्रश्न नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो दोस्तों, एक बार बीच में रोककर बिल्कुल लाइक कर देना।
केशव केवल उक्ति वैचित्र्य, उक्ति मतलब कथन, कथन को एक विचित्र तरीके से कहना ही कहलाता है उक्ति वैचित्र्य। शब्द क्रीड़ा मतलब शब्दों से खेलने वाले, शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 77। तो केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रीतिकाल में कवित रत्नाकर किसकी रचना है? ये मैंने कल भी पढ़ाया था जब एक वीडियो डाली थी। तो प्रश्न नंबर 78 का बताना है। प्रश्न नंबर 78 का सही आंसर बता। कवित रत्नाकर जो है सेनापति की है। ठीक है। कौन सी रचना रीति ग्रंथ है? प्रश्न नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी रचना रीति ग्रंथ है? तो ये बताना है आपको। यमुना लहरी, भाषा भूषण। प्रश्न नंबर 79 का बताना है। तो रीति ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण। और भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत की। ये सीधे तौर पर टीजीटी एस्टेट में पूछी गई थी। और यमुना लहरी ये उसकी है शायद घनानन की। ठीक है। और छत्रसाल दशक ये छत्र प्रकाश ये उसकी है भूषण की। कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? रीतिबद्ध, अब देखो इनमें से ऑप्शन कट करना है आपको। तो जो बोधा है वो किसका है? मैंने बताया था आपको वो रीति मुक्त कवि है। रीतिबद्ध नहीं है ये पूछा है इनमें से, तो बोधा किस में आ जाएगा? रीति मुक्त में है। तो यही आंसर कौन सा हो गया? बिल्कुल सही हो गया। जो रीतिबद्ध कवि हैं ये है जसवंत, केशव और मतीराम। छत्र प्रकाश के रचयिता का नाम, ओहो छत्र प्रकाश था यहाँ पर, जो मैं छत्रसाल बता दिया, सॉरी। ये जो छत्र प्रकाश था ये इनकी रचना जो मैं भूषण बताई थी भूषण की नहीं है, ये अभी आपको बताएंगे कि किसकी रचना है। प्रश्न नंबर 81 का। तो जो छत्र प्रकाश मैंने यहाँ पर आपको बताई थी ये छत्र प्रकाश ये लाल कवि की है। मुझे वो जो छत्रसाल राजा था ना वो ध्यान रह गया था, सॉरी इसके लिए। छत्र प्रकाश के रचयिता का नाम है लाल कवि। प्रश्न नंबर 81 का कौन सा आ जाएगा? बी। हिम्मत बहादुर बिरुदावली इंपॉर्टेंट रचना है। इस रचना के रचयिता का नाम आपको बताना है। तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली ये पद्माकर की है। और ये रचनाएं मैंने जब लिखवाई थी आपको वीडियो में पढ़ाया था तब बिल्कुल सारी बातें बताई थी। कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? देव की मैंने बताया था कि विलास विलास जहां पर भी आए, रस विलास, भाव विलास, जाति विलास, भवानी विलास, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? देव की हैं। तो भाव, भवानी, जाति ये सारे आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो रस मंजरी नहीं है, देव की रचना नहीं है रस मंजरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 83 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमिये हलाहल मध्य भरे स्वाय श्वेत रत्नार इस पंक्ति के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 84 का सही आंसर बताना है। तो मैंने इसको ना एक ट्रिक से कर रखा है क्योंकि पंक्ति पूछी जाती है। अमिये हलाहल मतलब ये भी रस है एक तरीके से, हलाल पीने वाला रस। तो ये इसका लेखक का नाम हो जाएगा रसलेन की है ये पंक्ति। ठीक है, ऐसे याद कर लेना ट्रिक से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 85 और 85 का सही आंसर बताना है आपको बिल्कुल सही। ठीक है, प्रश्न नंबर 85। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आई गुरु। देखो गुरु मंगल ये सब किसके बारे में? हमारे घरों के बारे में बात हो रही है। इक नारी लही सम रस में किए लोचन जगत। तो ये किसके बारे में बात हुई है? यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात हो रही है, जहाँ पर ग्रहों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मंगल ग्रह, गुरु ग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 85 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ज्योतिष शास्त्र। सुजान हित प्रबंध के रचयिता का नाम बताना है। प्रश्न नंबर 86। तो सुजान हित मैंने बताया था सुजान किसकी प्रेमिका थी? घनानन की थी। तो सुजान हित प्रबंध के रचयिता भी कौन है? घनानन है। प्रश्न नंबर 86 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कुशल विलास के रचयिता बताना, अब जल्दी से आप बताइए। कुशल विलास प्रश्न नंबर 87। तो ये भी देव है। मैंने बताया था भाव, भवानी, कुशल, जाति ये सारे विलास जहाँ भी आए ये देव की रचना है। शासन ही में समीर गयो प्रश्न नंबर 88 का आंसर बताना है आपको। शासन ही में समीर गयो अरु आसुन ही सब नीर गयो ढरी। आसुन ही सब नीर गयो ढरी इस पंक्ति की रचयिता बताना है। मतलब सांसों की वो वायु भी खत्म हो चुकी है। आसुन ही सब नीर गयो ढरी, आंसू का सब जल भी ढह गया है, खत्म हो गया है। तो प्रश्न नंबर 88 का बताना ये पंक्ति देव की है। ठीक है, आगे आती है नेक्स्ट पंक्ति है।
बेगी ही बूढ़ी गई पंखियां अखियां मधु की मक्खियां भई मेरी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 89 का। तो ये पंक्ति भी किसकी है? देव की है। पंक्तियां आपको बिल्कुल एज इट इज ध्यान रखनी है थोड़ी सी कि ये पंक्तियां किसकी हैं। अब फिर से आ जाओ, छत्रसाल कहाँ के शासक थे जिनकी वीरता का वर्णन भूषण ने किया? मैंने बताया था कि भूषण छत्रसाल के आश्रय में भी रहे थे। प्रश्न नंबर 91 का सही आंसर बताना है। तो जो छत्रसाल थे वो पन्ना के शासक थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कवि की पालकी में महाराज छत्रसाल ने अपना कंधा दिया था? तो आपको सीधा पता है कि छत्रसाल के दरबार में कौन रहे थे? कवि भूषण रहे थे। तो कवि भूषण को इन्होंने अपना कंधा दिया है। सीधी सी बात, अगर आपको नहीं भी पता है तो। केली के रीति अघाने नहीं दिन ही में लला पुनि घात लगाई। ये पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? प्रश्न नंबर 93 का सही आंसर होगा मतीराम की है। तो पंक्तियां आपको सीधे तौर पर ध्यान रखनी है। ललित ललाम के रचयिता बताना है। अब मतीराम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की है। कौन सी रचना मतीराम की नहीं है इसमें? इन मतीराम की सारी रचनाएं जो है इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 95। तो वृत्त कौमुदी, रसराज, अलंकार पंचाशिका, ये सभी जो रचनाएं हैं ये मतीराम की हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। रसराज भी पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, मूलन ही की जहां अधोगति केशव गाइए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 96 का बताना है आपको। तो ये अलंकार है इसमें परिसंख्या। तो ये अलंकार ऐसे वैसे पूछे नहीं जाते हैं, परिसंख्या अलंकार। नेक्स्ट जो है इस प्रकार का नहीं पूछा जाता है। पीजीटी में काफ़ी अच्छे अच्छे अलंकार पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं क्या? हाँ, 100 के लगभग हम प्रश्न करेंगे यहाँ पर। और प्रश्न नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा हुई, मतलब अखंड परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई ये बताना। रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा प्रारंभ हुई तो कौन से कवि से शुरू हुई अखंड परंपरा की शुरुआत रीति ग्रंथों की? तो ये बताना है। अखंड परंपरा की शुरुआत की इन्होंने चिंतामणि, और इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक मानते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का है? तो चिंतामणि का बताना है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल, कल्प तरु। तो मैंने बताया था, ये ट्रिक भी बताई थी, कैसे सारे हैं। तो ये सभी आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 107 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवियों ने कविता लिखने की एक नई प्रणाली विकसित की जिसमें पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखा जाता है, फिर कविता या सवैया छंद उसके उदाहरण के रूप में लिखना। ऐसे ग्रंथों को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 108 का सही बताना है। तो ऐसे ग्रंथों को क्या कहा जाता है? अब आप ये देख लें कि रीतिकाल में किस प्रकार के ग्रंथ लिखे गए थे। इनमें क्या था कि सबसे पहले तो दोहे में कोई ना कोई क्या होता था, एक अलंकार होता था। फिर रस का लक्षण लिखा जाता था। ठीक है, लक्षण, रस का लक्षण बताया जाता था। फिर कविता या सवैया छंद उसके उदाहरण के रूप में लिखना। तो ऐसे ग्रंथों को कहा जाते थे लक्षण ग्रंथ, रीति ग्रंथ, काव्यों का निरूपक ग्रंथ। चाहे कोई भी नाम आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप कहे कि रीति काल के अंदर लक्षण ग्रंथ भी लिखे, रीति ग्रंथ लिखे, चाहे कहे काव्य का निरूपक ग्रंथ, वो सभी सही होंगे। प्रश्न नंबर 109 की तरफ, कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर कवि क्रम में लीन हो जाते थे, इसलिए वे आचार्य हैं। कवि ही हैं या आचार्य नहीं, रीति निरूपक आचार्य हैं या स्वच्छंदतावादी हैं? प्रश्न नंबर 109 का बताना है आपको। कवि लोग एक दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर कवि क्रम में लीन हो गए। प्रश्न नंबर 109 का सही ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए वो कवि ही हैं, आचार्य नहीं कह सकते। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सम्यक मीमांसा के लिए आवश्यक होती है, सम्यक मीमांसा अगर आपको करनी हो तो उसके लिए क्या आवश्यक होती है? गद्य की, पद्य की, या सूक्ष्म विवेचन एवं पर्यालोचन शक्ति की, या ए और सी दोनों की? तो प्रश्न नंबर 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी। यानी कि अगर आप सम्यक मीमांसा करना चाहते हैं किसी भी ग्रंथ की तो गद्य और सूक्ष्म विवेचन एवं पर्यालोचन शक्ति की आपको आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ प्रश्न थे
50+% थे रीतिकाल के। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी, और अगली जो वीडियो हम लेकर आएंगे, एक तो प्रगतिवाद हमने पढ़ाना शुरू कर रखा है, कल की हम प्रगतिवाद शुरू कर देंगे, और साथ ही मैं आधुनिक काल के भी एमसीक्यूज आपको करवाना शुरू कर दूंगी। तो रीतिकाल के एमसीक्यूज यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।